Welcome back to the channel CBB, and I'm Sujit sir, and the topic is electrochemistry. And in the previous lecture, what we have studied? We have studied about the working of galvanic cell, how actually the electrochemical cell works. Now the second topic is representation of galvanic cell. What is the topic? Representation of galvanic cell. In this session we will study about what actually the representation of galvanic cell, how to determine the EMF of the cell, because it is one of the very important. आप अगर कोई बैटरी खरीदते हैं तो बैटरी के ऊपर लिखा रहता है, बैटरी ढूंढ रहा था, बैटरी में लिखा होता है 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट। बाकी बैटरी में जो वोल्ट लिखा रहता है, जब आप खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं ऊपर में रैपर में लिखा रहता है, तो वो 1.5 वोल्ट कैसे जानता है बनाने वाला कि 1.5 वोल्ट का है? उसको मेजर करता होगा तभी तो कैसे हम लोग मेजर करें किसी भी सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं? तो आज की क्लास में हम लोग ये चीजों को देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ध्यान से देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, ठीक है? तभी समझ में आएगा आपको। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये तो आपका गैल्वेनिक सेल है जिसको लास्ट क्लास में हमने देखा था, तो वही डायग्राम है, ये इसी पे हमारे काम करते। इसको अभी फोकस नहीं करना है आपको, ठीक है? इसको फोकस नहीं करना है, बस इस पे फोकस करना है। ये आपका गैल्वेनिक सेल है और इसका हमको रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैं लिख दे रहा हूं फिगर, ये जो फिगर है ये गैल्वेनिक सेल का फिगर है। ये जो फिगर है ये लिखा हुआ है SHE का फिगर है, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फिगर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। तो हमारा हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। कोई भी गैल्वेनिक सेल होगा उसको हम कैसे बार बार डायग्राम बना के समझाना पॉसिबल तो नहीं है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बार बार डायग्राम देकर नहीं आएगा, ठीक है? आपको कोई गैल्वेनिक सेल दिया रहेगा उसका रिप्रेजेंटेशन करना है। तो देखिए आपने स्टार्ट कहां से किया? सभी चीज सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट कहां से हुआ था? ऑफ कोर्स जिंक से हुआ था ना, जिंक टूटा था और जिंक टूट कर इलेक्ट्रॉन वहां गया। सबसे पहले स्टार्ट यहां से करेंगे, 1 नंबर देंगे इसको। मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इसको 1 नंबर लिख रहा हूं। स्टार्ट यहां से होगा जिंक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? जिंक। अब जिंक जो इलेक्ट्रोड है वो सॉलिड स्टेट में है, तो ब्रैकेट लिखेंगे S, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, जिंक, और जिंक के ब्रैकेट में लिखना है सॉलिड स्टेट। S का मतलब क्या है? सॉलिड स्टेट में। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोड की बात की जा रही है, ठीक है? जिंक जो है, जिंक किस चीज में डुबोया गया है? जिंक किस चीज में डुबोया गया है? जिंक सल्फेट में। तो एक सिंगल वर्टिकल लाइन देना है। ये सिंगल वर्टिकल लाइन क्या करता है? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में सेपरेशन को दर्शाता है। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट करने के लिए एक सिंगल वर्टिकल लाइन को हमको ड्रॉ करना है। तो ये जिंक है। अब दूसरा नंबर में हमको क्या डालना है? जिंक कहां डुबोया हुआ है? जिंक सल्फेट में। तो इसको क्या लिखेंगे? ZnSO4, और ब्रैकेट पे क्या लिखेंगे? ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्वस स्टेट में है, तो लिख देंगे एक्वस। उसके बाद इधर से इधर चलना है, ठीक है? डायग्राम कैसे चलना है? ऐसे ऐसे चलना है, ठीक है? W की तरफ। अब बताइए कि इसके बाद ये इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में कौन सा है? सॉल्ट ब्रिज। तो डबल पैरेलल वर्टिकल लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे? डबल पैरेलल वर्टिकल लाइन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्ट ब्रिज को। अब सॉल्ट ब्रिज फिर किस में डुबोया गया है? कॉपर सल्फेट में। तो फिर यहां लिखेंगे CuSO4 कॉपर सल्फेट, और ब्रैकेट लिखेंगे एक्वस। अब फिर ये कॉपर सल्फेट के बाद क्या है? कॉपर। तो फिर एक हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक सेपरेट सिंगल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन। उसी प्रकार इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड को सेपरेट करने के लिए भी एक सिंगल वर्टिकल लाइन, और उसके बाद क्या लिख देंगे? Cu सॉलिड। स्टार्ट आपने 1 2 के बाद क्या आ गया आपके पास? सॉल्ट ब्रिज 3 नंबर में आ गया, और 4 नंबर में क्या आ गया आपका? कॉपर सल्फेट, और 5 नंबर में क्या आ गया आपका? कॉपर। इस तरह से चलना है, यहां से स्टार्ट करना है। देखो W मैंने क्या बताया? W की तरह स्टार्ट करना है, यहां से इधर आने का, इधर आने का, फिर इधर जाने का, W। तो सबसे पहले 1 नंबर में जिंक, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इसलिए जिंक को सॉलिड लिखे ब्रैकेट में। जिंक को क्या चीज में डुबोया? ऊपर नहीं जाना है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, वायर है, नीचे जाना है। 1 के बाद 2 नंबर, ये जिंक किस में डुबोया गया है? जिंक सल्फेट में, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है। तो जिंक सल्फेट को हमने एक्वस लिख दिया। उसको किस में डुबोया गया? ये किसके कांटेक्ट में है? सॉल्ट ब्रिज को।
तो सॉल्ट ब्रिज को भी रिप्रेजेंट करना है और उसको डबल पैरेलल वर्टिकल लाइन से, मतलब पैरेलल वर्टिकल लाइन से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको? सॉल्ट ब्रिज को। ये किसको रिप्रेजेंट करना है? सॉल्ट ब्रिज को। अब सॉल्ट ब्रिज के इधर दाहिना साइड में फिर क्या है? राइट साइड में क्या है? कॉपर सल्फेट में डुबोया हुआ है ना। देखो ध्यान देने वाली बात है, सॉल्ट ब्रिज के दोनों कॉन्टैक्ट, सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान देने वाली बात है, सॉल्ट ब्रिज के इधर भी एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्ट ब्रिज के इधर भी एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, तभी आपका रिप्रेजेंटेशन सही होगा, अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज के इधर क्या है? जिंक सल्फेट। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज का है? जिंक सल्फेट का। ये क्या चीज का है? कॉपर सल्फेट का। और फिर कॉपर सल्फेट किसके कांटेक्ट में है? कॉपर के कांटेक्ट में है। तो कॉपर क्या है? सॉलिड है। हो सकता है इसको कोई बच्चा ऐसे नहीं लिखकर कोई इसको ऐसे भी लिख सकता था, Zn सॉलिड सिंगल लाइन, ZnSO4 को लिख सकता था Zn2+, क्योंकि ZnSO4 का मतलब क्या है? Zn2+। ये क्या है? Zn2+। तो ZnSO4 के बदले क्या लिख सकते हैं? Zn2+। ब्रैकेट क्या कर देंगे? एक्वस। फिर क्या करेंगे? डबल पैरेलल वर्टिकल लाइन। उसके बाद इसको क्या है? कॉपर सल्फेट के बदले क्या लिख सकते हैं? सिंपली Cu2+। फिर क्या कर सकते हैं? एक्वस। और फिर क्या हो जाएगा? Cu सॉलिड। तो आप चाहे तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब CuSO4 की जगह Cu2+ लिख सकते हैं, ZnSO4 की जगह पर आप Zn2+ लिख सकते हैं। ये आपका क्या है? सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल समझ में आया? ये आपका क्या था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल स्टार्ट कहां से करना है? जहां से रिएक्शन स्टार्ट होता है वहां से। इधर से कोई स्टार्ट नहीं करेगा, हमेशा लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होने का है, राइट टू लेफ्ट स्टार्ट नहीं करना। ये लेफ्ट है तो लेफ्ट के जिंक से स्टार्ट करना है। कोई बोलेगा हम पहले ऐसे लिख सकते हैं कॉपर, फिर नहीं, आप इधर से इधर चलना है। रिप्रेजेंटेशन है स्टैंडर्ड, ऐसा थोड़ा ना अपनी मर्जी से चलिएगा। आप अपना मर्जी से चलिएगा तो ऑस्ट्रेलिया का बच्चा भी तो अपना मर्जी से चल सकता है, इंग्लैंड का बच्चा भी तो अपनी मर्जी से चल सकता है, पाकिस्तान का बच्चा भी अपनी मर्जी से चल सकता है। तो फिर किताब कैसे बनेगा? एक स्टैंडर्ड बुक कैसे बनेगी? इसीलिए एक स्टैंडर्ड नोटेशन का होना अनिवार्य है। इसीलिए कन्वेंशन है हमेशा लेफ्ट टू राइट चलना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। समझ में आ गया? इसको मिटाए। चलिए कहां गया? इसके बाद आता है, इसको मिटाते हैं, रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, इसी को बोलते हैं वोल्टेइक सेल, इसी को बोलते हैं डेनियल सेल, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जिंक था इसलिए हम जिंक लिए, अगर यहाँ लिथियम होता तो यहाँ पे हम लिथियम लेते, यहाँ पे जिंक सल्फेट था इसलिए जिंक सल्फेट। हर बार रटना नहीं कि सब गैल्वेनिक सेल का यही रिप्रेजेंटेशन होता है, नहीं। आपको बुक में दिया रहेगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, ये सेल था तो इस सेल का रिप्रेजेंटेशन ये है। किसी भी गैल्वेनिक सेल का यही रिप्रेजेंटेशन थोड़ा होगा। इलेक्ट्रोड फिर इलेक्ट्रोलाइट, यानी अगर इसको नट से बात करें तो क्या हो सकता है? सबसे पहले क्या लिखने का है आपको? इलेक्ट्रोड लिखना है। और इलेक्ट्रोड में किसको लिखना है? पहले एनोड को लिखना है। किसको लिखना है? एनोड को। उसके बाद क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिखना है? इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद फिर क्या देना है आपको? डबल पैरेलल वर्टिकल लाइन। और फिर क्या लिखना है आपको? इलेक्ट्रोलाइट। फिर क्या लिखना है? इलेक्ट्रोलाइट। और फिर क्या लास्ट में देना है? इलेक्ट्रोड। फिर क्या लिखना है? इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड भाई? यहाँ क्या लिखना है? कैथोड। क्या लिखना है? कैथोड। यहाँ पर कैथोड, यहाँ पर एनोड। और सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड क्या करना है? एक्वस सॉल्यूशन रखना है, इलेक्ट्रोलाइट लिखना है। यही है आपका जनरल ट्रेंड। ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। आगे अगला टॉपिक है हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल। अगला टॉपिक क्या है हमारा? ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, अब ये हमारा सेल है। अगर सेल है ना जी, दो हाफ सेल के मिलने से क्या बनता है? सेल। अगर कोई सेल है तो सेल का हमको ईएमएफ निकालना है। सेल पोटेंशियल को ही तो ईएमएफ कहते हैं। जब इस सेल से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा हो, when no current is drawn through the cell, then that cell potential is called EMF of the cell। तो अगर हमको इस सेल का EMF निकालना है ताकि हम बैटरी बनाएं, उस बैटरी में लिख सके कितने वोल्ट का बैटरी है, तो अगर हमको बैटरी का सेल लिखना है तो सेल कैसे निकलते हैं? तो लिख देंगे। और हमको EMF ऑफ सेल अगर कभी निकालना है, EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF ऑफ द सेल निकालना है, तो EMF ऑफ सेल निकालने का फॉर्मूला होता है ई सेल। ई लिख करके क्या करना है? ई लिखना है बड़ा सा, और छोटा सा उसके लिए सफिक्स क्या लिखना है? ई सेल। इसका मतलब हो गया EMF ऑफ द सेल। EMF को हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे EMF ऑफ द सेल को। तो कभी भी सेल का EMF निकालना हो तो हमेशा क्या करना है? राइट वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ई राइट
क्या करना है, दाहिना साइड वाले का आपको दिया रहेगा माइनस ई लेफ्ट, मतलब राइट साइड वाले का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में लेफ्ट साइड वाले के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को माइनस करेंगे। देखिए ये वाला जो ईएमएफ ऑफ सेल है, लेकिन ये ई यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, लेकिन ई के नीचे सेल लगा हुआ है, वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ईएमएफ ऑफ द सेल है। और ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना हो आपको तो या फिर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालना, पूरे सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालना है, या सिंपल समझिए ईएमएफ ऑफ द सेल आपको निकालना है। तो ईएमएफ ऑफ सेल निकालने का फॉर्मूला होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट, जहां ई राइट क्या है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ द राइट हाफ सेल माइनस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट हाफ सेल। अब सवाल ये आता है, एक बात तो समझ लीजिए कि अगर आपको कोई सेल का पोटेंशियल निकालने बोलेगा, ठीक है फिर बताते हैं, वहां पे आते हैं। अब बताइए राइट साइड में क्या है आपके पास, लेफ्ट ये है राइट, राइट साइड में क्या है, कॉपर है ना, तो हम क्या करेंगे यहां पर ई Cu2 प्लस Cu माइनस ई Zn2 प्लस Zn, ऐसा लिख सकते हैं इसको। भाई राइट साइड में क्या है, कॉपर है, तो Cu2 प्लस Cu माइनस लेफ्ट साइड में क्या है, जिंक है, तो Zn2 प्लस Zn। आप सोचेंगे कि कहीं कहीं बुक में ऐसा भी लिखा रह सकता है ई Cu2 प्लस Cu माइनस ई Zn2 प्लस। आप सोचिए बेटा मास्टर पहले Zn2 प्लस कर दिया, यहाँ बाद में Zn है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें उलझकर कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जिंक सल्फेट में डुबोया गया है, इसीलिए पहले कभी जिंक लिख दिया Zn2 प्लस, जिंक को जिंक आयन में डुबोया गया है तो Zn2 प्लस। यहाँ पर कॉपर आयन में कॉपर को डुबोया गया है तो Cu2 प्लस Cu। आप किसी को भी पहले लिखे बाद में लिखे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी को भी कहने का मतलब प्लस वाला पहले लिखे या न्यूट्रल वाला बाद में लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा पहले राइट साइड वाले को पहले लिखना है और देन लेफ्ट साइड वाले को बाद में कवर करना है, यानी ई राइट माइनस ई लेफ्ट करना है आपको। और राइट साइड में जो भी रहेगा, यहाँ पर कॉपर था तो कॉपर का ईएमएफ माइनस जिंक का ईएमएफ, इसकी वैल्यू कहां से आएगी, तो एनसीईआरटी बुक में इसकी वैल्यू गिवन है चार्ट में, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने के लिए ये वैल्यू आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, या फिर आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है चार्ट, उसमें आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सेल का ईएमएफ कैसे निकालना है, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, राइट साइड में जो रहेगा उसका ईएमएफ माइनस लेफ्ट साइड में जो रहेगा उसका ईएमएफ, दोनों के ईएमएफ को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा। अरे भाई देखो समझो जरा, बात समझो, सेल पोटेंशियल, मेरी बातों को समझना, ठीक है। सेल पोटेंशियल के बारे में जब हम बात करेंगे तो एक बात समझो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो आप, भाई सेल पोटेंशियल क्या होता है, एक तरह का पोटेंशियल, ध्यान समझना, सेल पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल, बहुत ध्यान समझना। सेल पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। इसका मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो हम निकालेंगे उसी को हम सेल पोटेंशियल बोलेंगे, उसी को हम ईएमएफ बोलेंगे। इसका मतलब इसका पोटेंशियल पता होगा, इसका पोटेंशियल पता होगा, इन दोनों का पोटेंशियल पता होगा, तभी तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे। जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए मैं राम हूं और मेरे पास एक रहीम है, अब कहता है कि राम और रहीम के बीच के वजन का अंतर निकालिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, तो वही चीज हुआ, वजन का अंतर निकालिए, थोड़ी देर के लिए समझिए। तो राम और रहीम के वजन का अंतर निकालने पड़ेगा, कैसे निकालोगे राम और रहीम के बीच का अंतर, तो राम और रहीम के वजन का अंतर निकालने के लिए आपको पहले राम का वजन पता होना चाहिए ना, रहीम का वजन पता होना चाहिए ना। जब राम का वजन पता होगा, रहीम का वजन पता होगा, तभी तो इन दोनों के वजन को माइनस कर दीजिएगा तो दोनों के बीच का अंतर नहीं निकल जाएगा। तो वही चीज तो मैं कह रहा हूं, एक राम है एक रहीम है, तो पहले राम और रहीम का वजन तो पता होना चाहिए ना आपको। तो ये राम का वजन, रहीम का वजन, तो रहीम के वजन में राम का वजन माइनस कर दिए तो वजन का अंतराल निकल के आ गया। तो वही तो कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेल का निकालना है, तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल। अब इसका पोटेंशियल पता होना चाहिए आपको, नहीं पता रहेगा तो कैसे निकालोगे, ये उसके लिए भी हम आते हैं। उसके लिए क्या है, अब आप इसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। अब एक बात बताइए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की यूज करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हो, मैं कह रहा हूं कि अगर इस सेल का पोटेंशियल निकालना हो तो सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए इसके पोटेंशियल में इसका पोटेंशियल माइनस करोगे। अब इसका पोटेंशियल भी तो पता नहीं है आपको, इसका पोटेंशियल भी तो पता नहीं है आपको। मेरे कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि अगर आपको राम और रहीम के वजन का अंतर निकालना है तो पहले आपको राम का वजन पता होना चाहिए,
फिर आपको रहीम का वजन पता होना चाहिए। जब दोनों का वजन पता हो तो दोनों को एक दूसरे में माइनस कर दीजिएगा, तभी तो उनके वजन का अंतराल निकल के आएगा। अब आपके पास तो न राम का वजन पता है न रहीम का वजन पता है, अब कैसे उन दोनों के वजन का अंतराल निकालोगे? तो वही चीज मैं सिखा रहा हूँ। तो देखिए, आप कभी तराजू में सब्जी तौलते हुए किसी को देखे हैं? जब सब्जी खरीदते जाते हैं तो तराजू में, जो डिजिटल तराजू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो नॉर्मल, जो जेन्युइन जो चलता है, जो बाजार में सब्जी वाला जो रखता है, तो उसमें क्या करता है, 2 पलड़ा होता है कि नहीं होता है? 2 तरफ से बैलेंस जो होता है उसमें 2 तरह से होता है। अब एक तरफ वो क्या करता है, ध्यान समझना, एक तरफ लेफ्ट साइड, हमेशा लेफ्ट साइड वो क्या करता है, जनरली बटखरे को रखता है। बटखरा समझते हैं ना, 1 केजी का लोहा का बना होता है स्टैंडर्ड, 2 केजी का होता है, 5 केजी का, 10 केजी का। तो ये व्हील कांटे में क्या होता है, एक तरफ वो 1 केजी का बटखरा रखेगा और दूसरी तरफ जो भी वस्तु उसको तौलना है उसको उसके तरफ चढ़ाते जाएगा। जैसे जब ये दोनों दूसरे के बराबर हो जाएगा तो लीजिए भैया आपका 1 किलो आलू तैयार है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलो आलू को तौलने के लिए आपको एक रेफरेंस की जरूरत पड़ी। अगर आपके पास 1 किलो का बटखरा नहीं होता, आपको ऐसे ही उठा दे देता लीजिए भैया, तो आपके ही मन में संतोष नहीं होता ना, लगता है कम दे दिया, और उसके ही मन में खटक रहता है, लगता है साला ज्यादा चला गया। तो आप भी सेटिस्फाइड नहीं रहते, वो भी सेटिस्फाइड नहीं रहता। तो इसलिए हमने क्या निकाला, रेफरेंस लिया। 1 केजी का बटखरा, कंफर्म 1 केजी का बटखरा, चाहे इससे हम भूसा तौले, चाहे आलू तौले, चाहे चावल तौले, चाहे गेहूं तौले, कुछ भी तौले, ये 1 केजी का बटखरा है। अब उसके इसके इक्विवेलेंट जब इधर सामान चढ़ाते जाएंगे चढ़ाते जाएंगे चढ़ाते जाएंगे, जब इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि भैया 1 केजी है। तो उसी तरह से एक रेफरेंस रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? बिना बटखरा के आप राम का भी वजन नहीं तोल सकते और रहीम का भी वजन तोल सकते हैं क्या? नहीं तोल सकते। यानी आपको एक बटखरा रखना पड़ता है किसी का वजन निकालने के लिए। अगर आपको राम का वजन पता करना है तो उसके लिए बटखरा होना चाहिए, उससे उसको राम का वजन निकाल लीजिए। फिर रहीम को तराजू में चढ़ाइए बटखरा के साथ, फिर रहीम का वजन निकाल लीजिए, और जब राम का वजन निकाले उसको लिख लीजिए, रहीम का वजन लिख लीजिए। अब दोनों के वजन जब मिल गया तो उसको माइनस कर दीजिए, तो राम और रहीम के वजन का अंतर नहीं निकल जाएगा। यानी कितना स्टेप में काम करना पड़ा आपको बच्चों? 3 स्टेप में काम करना पड़ा। पहला स्टेप में आपने राम का वजन निकाला, दूसरा स्टेप में आपने रहीम का वजन निकाला, और तीसरा स्टेप में रहीम में से राम के वजन को माइनस कर दिया। रहीम के वजन में राम के वजन को माइनस कर दिया, तो उससे क्या निकल गया आपका? टोटल राम और रहीम के वजन का अंतराल निकल के आ गया। तो वही चीज यहां पे करेंगे। यानी अगर हमको इस पूरे सेल का पोटेंशियल निकालना हो, बात समझ में आ रहा है, तो पहले इसका पोटेंशियल पता करेंगे, फिर इसका पोटेंशियल पता करेंगे, और इन दोनों के पोटेंशियल को माइनस कर देंगे, तो सेल पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। 3 स्टेप पे काम करेंगे। अब सवाल आता है कि आलू थोड़ा ना है कि थोड़ा बटखरा चढ़ा साले को तौल दिए, आलू है, मैदा है, आटा है, घी है, क्या है, तराजू चढ़ा तौल दे इसको, तो तराजू जैसा कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमने जैसे वहां पे तराजू में एक चीज को तौलने के लिए एक बटखरा का इस्तेमाल किया, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस का इस्तेमाल किया, ठीक उसी प्रकार से इसके ईएमएफ को मेजर करने के लिए हम एक दूसरे रेफरेंस इलेक्ट्रॉन का मदद लेते हैं। क्या करते हैं? इसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को निकालने के लिए, इसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को निकालने के लिए, दोनों का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बारी बारी से निकालने के लिए हमको एक बटखरे की आवश्यकता पड़ेगी, एक रेफरेंस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। और इसी रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को हम SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? S फॉर स्टैंडर्ड, H फॉर हाइड्रोजन, E फॉर इलेक्ट्रॉन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे वहां बटखरे की जरूरत पड़ रही थी रेफरेंस के तौर पर, वैसे ही यहां पे निकालने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, एंड दैट रेफरेंस इलेक्ट्रॉन इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये है क्या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम क्यों कंसीडर करते हैं? तो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्यों कंसीडर, वहां पर हम बटखरा को क्यों कंसीडर किए थे? इसलिए बटखरा को हमने कंसीडर किया था क्योंकि बटखरा जो है एक इंडियन स्टैंडर्ड मानक के हिसाब से उसको बनाया गया है। वो पूरे भारत देश में 1 केजी का मतलब वही होता है, तो उससे किसी को दुख नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं कि हमको यहाँ झारखंड में खरीदेंगे तो बिहार में नहीं चलेगा, नहीं, वहां का 1 किलो ज्यादा होता है, कम होता है, लड़ा झगड़ा नहीं होना है। इसीलिए क्या है, बेंगलुरु में एक सिस्टम बना हुआ है मेजर करने का, हर चीज को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ भी स्टैंडर्ड बनाया गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। इसी को क्यों रेफरेंस इलेक्ट्रॉन बनाया गया? क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 होता है। क्या होता है? इसका पोटेंशियल 0 होता है, और इसीलिए इसको बनाया गया है। तो जब 0 होता है तो लेने का जरूरत है,
जब जीरो होता है तो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन लेने का जरूरत है, यही तो खास बात है कि जीरो होता है। और जीरो होता है तो उससे क्या फायदा होता है कि हमको तो जैसे अभी बताएंगे क्या फायदा है, जीरो है तो क्यों ले रहे हैं सो बताएंगे इसका फायदा क्या है। फिलहाल ये समझिए कि ये है क्या। देखिए आपको एक कंटेनर है आपके पास, ब्लू कलर का दिख रहा है कंटेनर, उस कंटेनर में रेड रेड आपको दिख रहा होगा लिक्विड जैसा, वो क्या है आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है। क्या आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन, और एसिडिक सॉल्यूशन है इसलिए हम यहाँ H+ लिखे हैं। क्या लिखे हैं H+, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है। उस एसिडिक सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है, क्या चीज, उसका कंसंट्रेशन वो कितना है, 1 कैपिटल M लिखा गया है, मतलब 1 मोल पर लीटर, यानी कि 1 मोलारिटी। यानी आपको जो एसिडिक सॉल्यूशन यहाँ पर रखना है वो क्या रखना है, 1 मोल पर लीटर का रखना है, और सॉल्यूशन के रूप में एसिड को रखना है। एसिड और वाटर को मिलाकर उसका 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन के बराबर का एसिडिक सॉल्यूशन रखना है। अब यहाँ पर उसके बाद क्या करना है, एक कांच का ट्यूब लिया गया है और उसके अंदर ग्रीन वाला देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है फाइनली डिवाइडेड, फाइनली मतलब एकदम महीन चूर्ण बनाया हुआ, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम। प्लैटिनम समझते हैं, जैसे गोल्ड होता है महंगा धातु, उसी प्रकार प्लैटिनम एक धातु होती है जिससे आभूषण बनाए जाते हैं। तो फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कोटेड ऑन प्लैटिनम फॉइल, मतलब प्लैटिनम का एक फॉइल है, पतली परत है, और उसी के ऊपर क्या किया गया है, प्लैटिनम का एक छोटा छोटा पाउडर बनाकर उसके ऊपर गिराया गया है, मतलब उसको चिपकाया गया है। जिसे कह लीजिए एकदम रफ सरफेस बनाया गया है, समझ रहे हैं, एकदम रफ सरफेस बनाया गया है, मतलब एक चिकना सतह में उसमें क्या कर दिया गया, बुरादा जैसा प्लैटिनम का बुरादा को फेविकोल लगा के चिपका दिया गया, उससे क्या हो गया, सरफेस रफ हो गया। रफ होने से क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, जिससे रिएक्शन फास्ट होता है। इसीलिए सरफेस जो मुलायम था, फॉइल जो था प्लैटिनम के फॉइल में प्लैटिनम के पाउडर को डाल दिया गया। प्लैटिनम ही क्यों लिया गया, तो इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे कि प्लैटिनम ही आखिर क्यों लिया गया। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कोटेड ऑन प्लैटिनम फॉइल। अब यहाँ पे जो गोल गोल दिख रहा है ये क्या है, बबल। क्या है, बबल, बुलबुला। इस चीज का बुलबुला, तो हाइड्रोजन गैस, प्योर हाइड्रोजन गैस बबल। कहां से आ गया हाइड्रोजन गैस, देखिए यहाँ पर एक इनलेट है और इस इनलेट में क्या डाला गया है, हाइड्रोजन गैस डाला जा रहा है, और यही वाला हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे करके हल्का सा लीकेज के तौर पर धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रहा है। ये जो प्रेशर हाइड्रोजन गैस यहाँ डाला जा रहा है वो 1 atm प्रेशर से डाला जा रहा है। किसे डाला जा रहा है, 1 atm प्रेशर से एक्सर्ट किया जा रहा है। ये बीच में आप एक ब्लू कलर का देख रहे हो, ये क्या है, बिजली का तार है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक वायर है। समझ में आ रहा है, क्या है ये, इलेक्ट्रिक वायर। और ये क्या है, मेटालिक स्ट्रिप जो लाल वाला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये इससे क्या फायदा है। ये वायर है जिसको बीच में यहाँ पे कनेक्ट करने काम आएगा। ठीक है, अब इसका जो ये एक हाफ सेल है, हमने क्या बताया, अभी सेल का रिप्रेजेंटेशन बताया था। अभी इसका जिंक का रिप्रेजेंटेशन कैसे बताए थे, जिंक का Zn2+ बताए थे। कॉपर कैसे बताए थे, Cu2+, Cu। इस हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन, इस हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन, तो उसी प्रकार ये भी तो एक हाफ सेल हुआ, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये भी तो एक हाफ सेल हुआ। तो इस हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो Pt, यानी देखो ये प्लैटिनम है, ये पूरा का पूरा प्लैटिनम है। ये रेड वाला से लेकर के ग्रीन वाला तक पूरा का पूरा क्या है, प्लैटिनम है। अब प्लैटिनम को क्या, प्लैटिनम इसके संपर्क में आ रहा है, यहाँ पे क्या है सब में, देखो यहाँ हाइड्रोजन गैस सप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे क्या है सब में, हाइड्रोजन गैस है। तो प्लैटिनम किसके संपर्क में आया है, हाइड्रोजन गैस के। तो प्लैटिनम, उसके बाद एक सिंगल वर्टिकल लाइन, उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है H2 गैस के फॉर्म में, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन। अब बताइए ये हाइड्रोजन गैस जो है ये किसके संपर्क में आ रहा है, एसिड के संपर्क में। प्लैटिनम संपर्क में आ रहा है हाइड्रोजन गैस के, और इसके बाद किसके संपर्क में आ रहा है, एसिड के संपर्क में। भैया ये तीन चीज से मिलकर बना है ना, प्लैटिनम, हाइड्रोजन गैस, एसिडिक सॉल्यूशन। तो प्लैटिनम, हाइड्रोजन गैस, एसिडिक सॉल्यूशन। H+ ब्रैकेट में लिखा हुआ एक्वस। H+ का मतलब क्या है, एसिड है, कोई भी एसिड हो सकता है, और वो किस स्टेट में होना चाहिए, एक्वस स्टेट में। जो रेड वाला जो है ये एक्वस सॉल्यूशन है, और एक्वस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस किसके कांटेक्ट में है, प्लैटिनम के। क्या लिखा, प्लैटिनम। प्लैटिनम सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, और एसिड क्या है, लिक्विड स्टेट में है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, प्लैटिनम H2H+। बात समझ में आया। तो ये अब हो गया आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड बन गया। क्या बन गया आपका, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब अगर मान लीजिए हमने क्या बताया, अब तराजू हमको तौलना है, मान लीजिए हमको इसका वजन निकालना है, तो क्या करेंगे, तराजू के लेफ्ट साइड में एक तो रेफरेंस रखते हैं, बटखरा लेफ्ट साइड में रखते हैं, बटखरा हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो राइट में रख देंगे तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड नोटेशन है कि लेफ्ट साइड में रखते हैं ताकि राइट साइड से तौलने में आसानी होती है।
तो वहां पे भी एक रेफरेंस है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, इसके बारे में एग्जाम में आएगा, जैक के बच्चे ध्यान देंगे, व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये डायग्राम बनाकर और कैसे कैसे बना है उसको बताइएगा। इसको स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हैं भाई, इसको स्टैंडर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन है, जो एसिडिक सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, और इसीलिए 1 मोल पर लीटर यूनिटी कंसंट्रेशन होने के कारण इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको हम? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं। चलिए आप समझ में आपको आ गया है ये ऑप्शन कैसे निकालते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब हमने क्या बताया, हमको ये वाला वैल्यू पता होना चाहिए, ये वाला वैल्यू पता होना चाहिए, तभी तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा। अब ये वाला वैल्यू कैसे निकालें और ये वाला वैल्यू कैसे निकालें, तो 3 स्टेप में काम करना पड़ेगा। पहले ये वाला वैल्यू निकालेंगे, फिर ये वाला वैल्यू निकालेंगे, जब ये दोनों वैल्यू निकल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो बोर्ड तो छोटा पड़ जाएगा, कैसे बनाएं? अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं। 3 स्टेप बनेगा, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिख ही लीजिए तभी काम समझ में आएगा आपको। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझ में आ गया है, इसको मिटा दे, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको छोटा छोटा करके यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, पूरा ही मिटा देते हैं ना, तो आप पूरा ही मिटा देते हैं। अब इसको मैं बनाना है नहीं तो समझ में आ गया हम लोग। चलिए देखते हैं आगे। इसकी जरूरत नहीं है। टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ द सेल, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या अंतर है? किसी भी कंसंट्रेशन पर जब इलेक्ट्रोलाइट का कोई भी जब कंसंट्रेशन हो, कोई भी कंसंट्रेशन हो, और तब उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो, जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, स्पेसिफिक एक निश्चित बता दिया है, एक 1 मोल पर लीटर हो, तब हम क्या बोलेंगे उसको? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करेंगे जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो, तब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। सो रहे हो तो लोग, सो मत ध्यान दो। चलिए देखिए, अब देखिए तो कैसे निकालेंगे। सबसे हमने क्या बताया, 3 स्टेप में काम करना पड़ेगा। हमने कहा कि मान लीजिए आपके पास एक गैल्वेनिक सेल है, थोड़ी समझिए, ये जिंक वाला है, जिंक सल्फेट को डुबोया गया है। एक दूसरा कंटेनर है, यहां पर कॉपर सल्फेट को में कॉपर सल्फेट किया गया है, दोनों को वायर से कनेक्ट किया गया, यही है आपके पास, ये गैल्वेनिक सेल है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ई सेल कैसे निकालते हैं जी? ई सेल इक्वल टू क्या होता है? ई राइट, राइट बोले तो Cu2 प्लस Cu माइनस ई Zn2 प्लस Zn। अब इसका वैल्यू पता होना चाहिए, इसका वैल्यू पता होना चाहिए। चलिए स्टेप 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसको 1 नंबर बोलते हैं, इसको 2 नंबर बोलते हैं, ठीक है। 2 हाफ सेल है, ये फर्स्ट हाफ सेल बोलते हैं, इसको सेकंड हाफ सेल बोलते हैं। 1 मतलब फर्स्ट हाफ सेल, 2 मतलब सेकंड हाफ सेल, ठीक है। तो चलिए अब हमने क्या बताया, इसका अगर हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए तो इसके लिए इसके लेफ्ट साइड में क्या रखना पड़ेगा हमको, बताओ? सी रखना पड़ेगा। सी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो स्त्री वाला नहीं, अरे वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, वही एक्चुअली यहाँ भी वही चीज है, ये स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ क्या कर रहा है, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है, जो इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने में मदद कर रहा है। किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना इम्पॉसिबल है अकेले,
क्योंकि यहाँ पर सिर्फ या तो रिडक्शन हो रहा होगा या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और जब तक पूरा रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सके, एक साथ मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होना चाहिए, तब तो जाके पोटेंशियल। अभी हमने क्या बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होनी चाहिए, साथ साथ होगा तभी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर या तो सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए अगर यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे, जिससे यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होने लगे। तो इसका हमको मेजर करना है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो इसके लेफ्ट साइड में हमने क्या रखा है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड रखा, और ये बन गया एक हाफ सेल। ये क्या बन गया, एक हाफ सेल बन गया। तो हाफ सेल कैसे लिखेंगे यहाँ पे बताओ जरा। पहले ये हाफ सेल बन गया, तो हाफ सेल क्या बना, प्लैटिनम H2 H+, फिर साल्ट ब्रिज करेंगे और फिर क्या लिखेंगे Cu2 + Cu। एक सेल बन गया कि नहीं बन गया। अरे भाई इसका पहले भी निकाल रहे थे, एक सेट बना, एक सेल बना कि नहीं बना। तो हाफ सेल मिलकर एक सेल बनता है। तो एक हाफ सेल पहले से था, इसको अभी हटा दिए, यहाँ से कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दिए और इसको किसके साथ जोड़ दिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिए। तो ये क्या हो गया राइट, ये क्या हो गया लेफ्ट। चलो अब हमको क्या निकालना है इसका, ये एक सेल बन गया है। अब ई सेल हमको निकालना है। तो ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है कि नहीं होता है, बोलो। चलो राइट साइड में क्या है आपके पास, ई Cu2 + Cu माइनस ई SHE। नहीं समझा, अरे भैया राइट साइड में क्या है, तो ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है राइट साइड है। तो राइट साइड में क्या है तुम्हारे पास कॉपर, तो राइट की जगह पे क्या लिखेंगे ई Cu2 + माइनस Cu माइनस लेफ्ट साइड में क्या है तुम्हारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। चलो ई Cu2 + Cu क्वालिटी रहने दो, माइनस ई ऑफ SHE का वैल्यू कितना होता है जी 0। अभी हम बताएं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर इसीलिए लेते हैं क्योंकि इसका EMF या इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो चलो अब इसका वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गया आपके पास, इस सेल के वैल्यू क्या निकल के आ गया, बोलो क्या निकल के आया, ई Cu2 + इसका जो वैल्यू है, अब इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा। इसका वैल्यू क्या होता है 0.34 वोल्ट। ये कहां से मैंने आप पुट कर दिए सर, तो फ्रॉम एनसीईआरटी बुक में चार्ट दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी के चार्ट आपको ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, क्या करेगा क्वेश्चन में आपको हमेशा गिवन होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने नहीं दिया हुआ है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा दो चीज का, जिंक और इसका। तो एनसीईआरटी में चार्ट दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, वहां से हमने निकाला ई सेल का वैल्यू। ई सेल बोले तो हम यहाँ पर हम इसका निकालिए, इस सेल का निकालिए है। चलो थोड़ी के लिए ई सेल इक्वल टू क्या हो गया 0.34 वोल्ट, ठीक है। स्टेप 2, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, इसका निकल गया। आपको जैसे राम और रहीम का वजन का अंतर निकालना है, तो राम का वजन निकाल लिए। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यहां से हटाएंगे, ठीक है, यहां से हटाएंगे फर्स्ट हाफ सेल से, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अब इसके तरफ जोड़ देंगे, इसके साथ कनेक्ट करेंगे, समझ में आया। तो अब दूसरा हाफ सेल, दूसरा सेल क्या बन गया, प्लैटिनम H2 H+ सॉल्ट ब्रिज, दूसरा क्या बन गया Zn2 + Zn। ये दूसरा हाफ सेल बन गया कि नहीं बन गया, दोनों में कॉम्बिनेशन बना कि नहीं बना। चलो अब फिर से यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, दूसरा सेल जो बना इसका बताओ, ई राइट माइनस ई लेफ्ट करना पड़ता है। राइट साइड में क्या है इसके, ये लेफ्ट है, सॉल्ट ब्रिज की ये राइट है, सॉल्ट ब्रिज से देखा जाता है लेफ्ट राइट। तो इसके राइट में क्या है Zn2 + Zn। चलो इसका वैल्यू कितना है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ई ऑफ Zn2 + Zn माइनस ई, लेफ्ट साइड में क्या है SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसकी वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 0। इसकी वैल्यू क्या होती है -0.76 वोल्ट, क्या होती है -0.76 वोल्ट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0। इसकी वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकल के आ गया। यहाँ पे एक इस सेल का वैल्यू निकल के आया राइट साइड वाले का, इसका निकल के आया, इस सेल किसका निकल के आया जी लेफ्ट साइड वाले का निकल के आया। ये किसका है लेफ्ट का, ये किसका है राइट का। अब चलो अब तीसरा स्टेप में क्या करना है, अब हमको राम का वजन मिल गया, रहीम का वजन मिल गया, अब दोनों के वजन का अंतर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलो तीसरा स्टेप में क्या करेंगे भाई, तीसरा स्टेप में अब हमको इस सब CC3 को हटाओ, आप दोनों का वैल्यू निकाल लिए। अब तीसरा सेल निकालेंगे, तीसरा सेल क्या आपके पास Zn2 +, ठीक है, उसके बाद Cu2 + Cu। ये एक मेरा सेल है। अब
जो गैल्वेनिक सेल है मेरा, ये यही गैल्वेनिक सेल था ना, इसी का तो हमको निकालना है, यही तो मेरा गैल्वेनिक सेल है जिसका निकालना है। तो हम तो यहाँ पे एसिटी लगा रहे थे क्योंकि इसका निकालना था इंडिविजुअली, इसीलिए। अब क्या करेंगे हम, इस सेल हमको फाइनल निकालना है, तो इस सेल इक्वल टू क्या होता है जी, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो राइट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ई CU2 प्लस CU माइनस ई Zn2 प्लस Zn। चलो राइट साइड वाला का वैल्यू क्या है, ये क्या है, ये राइट है, राइट साइड वाले का वैल्यू क्या आया है 0.34 वोल्ट माइनस क्या है 0.34 वोल्ट माइनस Zn2 प्लस वाले का वैल्यू क्या है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट के Zn2 प्लस का वैल्यू क्या आया माइनस 0.76, तो क्या हो जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट, और ये क्या हो गया आपका आंसर। ये क्या निकल के आया, ईएमएफ ऑफ द गैल्वेनिक सेल। ये क्वेश्चन जैक बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में तो नहीं पूछेगा, पर जैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स का पूरा ये, ठीक है। आपको किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना, कुछ नहीं दिया रहेगा आपको, ये वाला वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा 0.34 वोल्ट, और ये वाला वैल्यू याद रखना पड़ेगा माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है, कॉपर के लिए और जिंक के लिए। 3 स्टेप में क्यों किया समझ में आया। पहला स्टेप में राम का वजन निकाले, दूसरा स्टेप में रहीम का वजन निकाले, और तीसरा स्टेप में रहीम माइनस राम का वजन कर दिए। उससे क्या हो गया, राम और रहीम के वजन का अंतर निकल गया, यानी सेल पोटेंशियल निकल गया, यानी ईएमएफ निकल गया। बात समझ में आया। ये थोड़ा सा अजीबोगरीब मेथड थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसके बाद एक दूसरा अल्टरनेटिव मेथड भी है जिससे हम किसी भी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं, और वो एकदम लॉलीपॉप है। उसको हम कहते हैं नर्न्स इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, नर्न्स इक्वेशन। यानी अगली क्लास में हम दूसरा मेथड सीखेंगे नर्न्स इक्वेशन का। ये मेथड सिर्फ जैक के बच्चों के लिए है, बाकी नर्न्स इक्वेशन से जैक में भी न्यूमेरिकल रहेगा और सीबीएसई में भी न्यूमेरिकल रहेगा। तो ये जो फालतू जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, लेकिन बेकार है ये, लेकिन फिर भी एक जनरल मेथड को सिखाता है, इसीलिए आपको ये बात समझना होगा। ये वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा मेरा, बटखरा वाला एग्जाम्पल, तराजू वाला एग्जाम्पल। जब तक आप तराजू वाला एग्जाम्पल नहीं याद रहेगा तो आपको ये चीज समझ में आएगा ही नहीं आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। आप अगर तराजू वाला एग्जाम्पल याद रखते हैं तुरंत आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको आज की क्लास यही रखते हैं, अगली क्लास में हम मिलेंगे नर्न्स इक्वेशन के साथ। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, और फिर हमने निकाल कर भी दिखाया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से हम किसी भी सेल का ईएमएफ निकालते हैं, जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। 1 मार्क्स में क्या क्वेश्चन आएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो 4 मार्क्स का क्लास हमने आज किया, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे नर्न्स इक्वेशन के साथ, वहां से बहुत हैवी बहुत, अगर नर्न्स इक्वेशन समझ में आ गया तो फिर चैप्टर का बैकबोन वही है नर्न्स इक्वेशन। सीबीएसई के लिए तो खासकर सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीबीएसई के सारे न्यूमेरिकल्स नर्न्स इक्वेशन से ही होंगे, ठीक है। थैंक यू।